पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश से फूकेंगे चुनावी बिगुल। जबलपुर में पीएम मोदी करेंगे रोड शो। वायनाड के बाद राहुल गांधी अमेठी से भी कर सकते हैं नामांकन। 26 अप्रैल के बाद राहुल गांधी का नामांकन दूसरे चरण में वायनाड का चुनाव हो जाएगा संपन्न। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग। पूर्व आप विधायक संदीप कुमार ने डाली याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज भूख हड़ताल। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक और पार्षद होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज राजस्थान दौरा। राजस्थान में करेंगे चुनावी जनसभाएं। एकाना स्टेडियम में आईपीएल का दूसरा मैच आज। लखनऊ और गुजरात के बीच होगा मैच। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम के बारे में बता दें, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान में करेंगे चुनावी जनसभाएं। सुबह 11 बजे भरतपुर में करेंगे जनसभा। साथ ही दोपहर 12:50 पर दौसा में जनसभा करेंगे सीएम। सीएम योगी आज राजस्थान में करेंगे चुनावी जनसभाएं। आज सुबह 11 बजे भरतपुर में करेंगे जनसभा। दोपहर 12:50 पर दौसा में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 2:30 बजे सीकर में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता दें, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान में जनसभाएं संबोधित करेंगे। राजस्थान में चुनावी जनसभाएं करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11 बजे भरतपुर में करेंगे जनसभा। इसके बाद दोपहर करीब 12:50 पर दौसा में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी राजस्थान में करेंगे चुनावी जनसभाएं, जहां पर 11 बजे भरतपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12:50 पर दौसा में भी जनसभा संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 2:30 बजे सीकर में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने राजस्थान दौरे पर हैं और वो राजस्थान में आज कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जहां पर सबसे पहले वो सुबह 11 बजे भरतपुर में जनसभा करेंगे। इसके बाद 12:50 पर दौसा में जनसभा संबोधित करेंगे। तो वहीं करीब 2 बजे एक और चुनावी जनसभा भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की राजस्थान में होनी है चुनावी जनसभाएं। सुबह 11 बजे भरतपुर में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12:50 पर दौसा में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री। तो वहीं दोपहर 2:30 बजे सीकर में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री की 3 जनसभाएं राजस्थान में आयोजित हैं, जहां पर सुबह 11 बजे से लेकर जनसभाओं की शुरुआत होगी। राजस्थान में वो जनसभा संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी है? से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार मांग बढ़ती चली जा रही है। चाहे वजह कुछ भी हो, लेकिन साफ तौर पे पॉपुलैरिटी की अगर बात करें तो वो बढ़ती नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि आज राजस्थान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 जनसभाएं संबोधित करेंगे और सबसे पहले भरतपुर में करेंगे 11 बजे के आसपास, जो भरतपुर में होगी। उसके बाद दौसा में होगी, फिर इसके बाद सीकर में होगी। तो माना जा रहा है कि 3 जनसभाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है राजस्थान में जो है संबोधित करते नजर आएंगे। यानी कि जो लोकसभा की
सीटें हैं उन लोकसभा की सीटों में पूरी तरीके से प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ में जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की सूची में चौथे स्थान पे हैं और इसके साथ ही साथ माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचते हैं। शायद यही वजह है कि लगातार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश से छोड़ करके अन्य राज्यों में भी बड़ा जो है मांग है, डिमांड है उनकी। और इसके शायद यही वजह है कि आज जो है राजस्थान में उनके 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इन जनसभाओं के माध्यम से लोकसभा सीटों पर पूरी तरीके से राजस्थान में भी जो है जीत हासिल करने को लेकर के लगातार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश में जनसभाएं कर रहे हैं और एक एक दिन में 3-3 जनसभा लोकसभा की सीटों पर जो है लगातार जो है संवाद करते नजर आ रहे हैं। यही आज की अगर दौर की बात करें, आज राजस्थान में उनका जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण दौरा है। 3 लोकसभा की सीटें हैं, उन 3 लोकसभा सीटों को लेकर के आज वो जनसभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड अन्य राज्यों में भी बढ़ती जा रही है और एक एक दिन में वो 3-3 चुनावी जनसभा संबोधित कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर जाहिर तौर पर जिस तरीके से आज भी उनकी 3 जनसभाएं राजस्थान में प्रस्तावित है, उसके बाद जानकारी अभी सामने आ रही है कि कल भी वो राजस्थान में रहेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार जो है वो दौरा जो है वो उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य राज्य हो, लगातार चला जा रहा है। क्योंकि 27 तारीख से लगातार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं और इससे माना जा रहा है कि लोकसभा की जो सीटें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक लक्ष्य है 400 के पार जाने का, तो उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं। और यही एक वजह है कि लगातार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट अपना खड़ा हुआ है। तो यानी भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट को जिताने के लेकर के जो उनके स्टार प्रचारक हैं उनको मैदान में पूरी तरीके से उतार दिया गया है। इसके साथ साथ कल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा कि जिस तरीके से राजस्थान में उन्होंने एक जनसभा की थी। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है 3 जनसभाएं करेंगे। तो माना जा रहा है कि कल भी उनकी जनसभाएं होनी है राजस्थान में। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार जो है राज्यों से डिमांड आ रही है, उसी तरीके से उनके कार्यक्रम भी निर्धारित किए जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से चुनाव भी नजदीक आते जा रहे हैं और उसके बाद बीजेपी भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जहां पर बीते दिन प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे और उसके बाद आज दूसरे राज्य में यानी कि राजस्थान जाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं, जहां पर आज सुबह 11 बजे भरतपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा राजस्थान में 2 और जनसभाएं हैं जिन्हें मुख्यमंत्री आज संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आज के कार्यक्रम के बारे में आपको बता दें, जहां पर सांसद स्मृति ईरानी आज मेरठ के दौरे पर रहेंगी। सांसद स्मृति ईरानी आज मेरठ के दौरे पर रहेंगी। लोकसभा वॉलेंटियर महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। मेरठ के राधा गोविंदगढ़ में शाम 4 बजे होगा सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आज के कार्यक्रम के बारे में बात कर ले तो आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने मेरठ दौरे पर हैं। बता दें कि सांसद स्मृति ईरानी आज अपने मेरठ दौरे पर हैं, जहां पर वो लोकसभा वॉलेंटियर महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगी। मेरठ के राधा गोविंदगढ़ में शाम 4 बजे सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उपस्थित नजर आएंगी। केंद्रीय मंत्री के आज के कार्यक्रम के बारे में बता दें तो आज सांसद स्मृति ईरानी अपने मेरठ दौरे पर रहेंगी। लोकसभा वॉलेंटियर महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगी और मेरठ के राधा गोविंदगढ़ में शाम 4 बजे सम्मेलन में मुख्य रूप से उपस्थित नजर आएंगी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अपने मेरठ दौरे पर है, जहां पर वो एक सम्मेलन को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। तो वहीं बता दें कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का आज 2 जिलों में दौरा है। अलीगढ़ और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम। अलीगढ़ और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक।
आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 11 बजे आरटीओ ऑफिस के पास बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। 11 बजे आरटीओ ऑफिस के पास बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो वहीं दोपहर 1 बजे हापुड़ रोड गाजियाबाद में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन होगा। दोपहर 2:40 पर मोदी नगर गाजियाबाद में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन होगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का आज 2 जिलों में दौरा। अलीगढ़ और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को करेंगे संबोधित। बता दें कि बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। दोपहर 1 बजे हापुड़ रोड गाजियाबाद में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसको संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। तो वहीं दोपहर 2:40 पर मोदी नगर गाजियाबाद में भी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम के बारे में बता दें, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज आजमगढ़ और मऊ का दौरा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अपने आजमगढ़ और मऊ दौरे पर रहेंगे, जहां पर बीजेपी सोशल मीडिया वॉलेंटियर सम्मेलन में होंगे शामिल। बता दें कि बीजेपी सोशल मीडिया वॉलेंटियर सम्मेलन में शामिल होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आजमगढ़ और मऊ दौरा आज। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अपने आजमगढ़ और मऊ दौरे पर है। आजमगढ़ और मऊ दौरे पर है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां पर बीजेपी सोशल मीडिया वॉलेंटियर सम्मेलन में होंगे शामिल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आजमगढ़ और मऊ दौरा आज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज आजमगढ़ और मऊ दौरे पर है, जहां पर बीजेपी सोशल मीडिया वॉलेंटियर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। बीजेपी सोशल मीडिया वॉलेंटियर सम्मेलन में शामिल होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव के आज के कार्यक्रम के बारे में बात कर ले, जहां पर मुख्तार अंसारी को आज श्रद्धांजलि देंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आज गाजीपुर जाएंगे पूर्व सीएम अखिलेश यादव, जहां अफजाल अंसारी को सपा ने बनाया है गाजीपुर प्रत्याशी। आज गाजीपुर जाएंगे पूर्व सीएम अखिलेश यादव। अफजाल अंसारी को सपा ने बनाया है गाजीपुर प्रत्याशी। मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देंगे सपा प्रमुख। गाजीपुर जाएंगे आज सीएम अखिलेश यादव। अफजाल अंसारी को सपा ने बनाया है गाजीपुर प्रत्याशी। पूर्व सीएम अखिलेश यादव के आज के कार्यक्रम की बात कर ले तो मुख्तार अंसारी को आज श्रद्धांजलि देंगे सपा प्रमुख। आज गाजीपुर जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अफजाल अंसारी को सपा ने गाजीपुर प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि परिजनों से मिलकर शोक व्यक्त करेंगे पूर्व सीएम अखिलेश यादव। मुख्तार अंसारी को आज श्रद्धांजलि देंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। श्रद्धांजलि देने के लिए गाजीपुर जाएंगे अखिलेश यादव। तो वहीं जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी की तरफ से अफजाल अंसारी को गाजीपुर का प्रत्याशी बनाया गया है। अखिलेश यादव के आज के कार्यक्रम के बारे में बात की जाए तो आज सपा प्रमुख मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने के लिए गाजीपुर जाएंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको बता दें, जहां राहुल गांधी अमेठी से कर सकते हैं अपना नामांकन। 26 अप्रैल के बाद राहुल गांधी का नामांकन संभव। राहुल गांधी अमेठी से कर सकते हैं नामांकन। दूसरे चरण के मतदान के बाद नामांकन संभव। दूसरे चरण में वायनाड का चुनाव संपन्न हो जाएगा। 26 अप्रैल के बाद राहुल गांधी का नामांकन संभव। दूसरे चरण के मतदान के बाद नामांकन संभव। दूसरे चरण में वायनाड का चुनाव संपन्न हो जाएगा। अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस ने नहीं उतारे हैं प्रत्याशी। छब्बीस अप्रैल के बाद राहुल गांधी का नामांकन संभव। दूसरे चरण में वायनाड का चुनाव हो जाएगा संपन्न। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, जानकारी सामने आ रही है कि दूसरे चरण में वायनाड का चुनाव जब संपन्न हो जाएगा, उसके बाद राहुल गांधी अमेठी से जो है नामांकन कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के अमेठी सीट से इस बार जो है लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने वायनाड में पर्चा दाखिल किया है और दूसरे चरण में जो उनका 26 तारीख को है उनका पर्चा दाखिल होगा। इसके बाद से संशय जो है वो खत्म हो जाएगा कि क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अमेठी सीट पर चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। ये एक सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली दो एक महत्वपूर्ण सीटें हैं कांग्रेस की, लगातार यहाँ से लोग जो है भावुकता के साथ में पत्र लिख रहे हैं कांग्रेस के परिवार को, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी यहां पर नहीं उतारा। हालांकि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ में इस बार जो है कांग्रेस है साथ में, और कांग्रेस को जो 17 सीटें मिली थी उन 17 सीटों में 2 सीटें ये भी काफी महत्वपूर्ण है, एक अमेठी है और दूसरी रायबरेली है। यहां पर अभी तक अपने कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। माना जा रहा है कि जिस तरीके गांधी परिवार यहां से चुनाव लड़ने की जो एक संभावना जताई जा रही है उस पर अंकुश लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सबसे बड़ा विषय होगा। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से अमेठी सीट से स्मृति ईरानी ने पर्चा दाखिल करेंगी तो टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी से। तो दूसरी तरफ से जो हम अगर बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन में आने वाली जो सीट है वो कांग्रेस के पास में, कांग्रेस ने अब तक कोई अपना यहाँ पे प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो यह माना जा रहा है कि राहुल गांधी 26 तारीख के बाद से 26 अप्रैल के बाद से यहाँ पर अमेठी में अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं, नामांकन कर सकते हैं और इन्हें इस सीट पर लड़ाया जाएगा। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अभी इस पर संशय बना हुआ है। बिल्कुल, और वहीं कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश सह प्रभारी राजेश तिवारी हैं, उन्होंने एक बैठक की थी अमेठी में और उसके बाद उन्होंने कहा कि अमेठी से गांधी परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा या फिर गांधी परिवार जिसका नाम नियुक्त करेगी जाहिर तौर पर। इसके अलावा उन्होंने नाम लिया है कि शायद हो सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि की गई हो? बिल्कुल, देखिए अभी तक हम अगर इस लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं अमेठी की खास तौर पे, अमेठी रायबरेली इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि कांग्रेस का एक गढ़ हुआ करता था। यहाँ से सोनिया गांधी ने भी जीत करके लोकसभा पहुंची हैं। तो माना जाता है कि जिस तरीके से यहाँ इस गढ़ को भेद पाना कांग्रेस में परिवार की ही एक कला हो सकती है। तो ये एक वहाँ की जनता सोच रही है। वहाँ के जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो पूर्व नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, जो कभी सोनिया गांधी के साथ में चला करते थे, या कह सकते हैं कि जब कभी सोनिया गांधी इस सीट से चुनाव लड़ा करती थी तो उनको जिताने के लिए भरपूर ताकत लगाते थे। तो इस तरीके से जो अनुमान है उस पर साफ तौर पे जो उनके पुराने नेता हैं वो यही कहते चले आ रहे हैं कि अगर सोनिया गांधी अगर माफ करिएगा अगर राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं या गांधी परिवार से कोई चुनाव लड़ता है तो वो जीतेगा। तो इस संशय में सब फंसे हुए हैं और शायद यही वजह है कि अब तक जो है डिक्लेयर नहीं किया गया है, ना तो अमेठी किया गया है, ना ही रायबरेली की सीट की गई है।
वाड्रा की अगर हम बात करें तो उन पे भी संशय बना हुआ था कि वो भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और उन्होंने अपनी इच्छा भी जताई है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या गांधी परिवार उनको टिकट देता है कि वो टिकट देगा तभी चुनाव लड़ पाएंगे। तो इस जो संशय फिलहाल जो बना हुआ है उस पर बहुत जल्द पर्दा उठने वाला है, क्योंकि बहुत सेकेंड राउंड का जब नामांकन खत्म हो जाएगा तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया तेजी लाई जाए और जो इनकी अपनी 2 सीटें हैं, क्योंकि अब तक की अगर बात करें हम अमेठी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना कैंडिडेट उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो सीटें गई हैं वो उन्होंने अपना ना रायबरेली में उतारा है अपना कैंडिडेट, ना ही अमेठी में उतारा है। तो बहुत जल्द जो है अपने 2 प्रत्याशियों के नाम का भी चयन कांग्रेस पार्टी को जल्द ही करना होगा। बिल्कुल संदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली में अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई भी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है, तो संशय तो लगातार बरकरार है। लेकिन वहीं देखा जाए तो जब कुछ दिन पहले अभी राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा का जो भाग 2 है वो अमेठी पहुंचा था, तो जनता के बीच उसमें कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी के लिए विरोध का स्वर देखने को मिल रहा था। और उसके बावजूद अभी राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है कि हो सकता है कि वो अमेठी से अपना नामांकन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ये देखने वाली बात होगी कि जो फैसला है वो पलट सकता है, क्योंकि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का विरोध किया था जनता ने, उसके बाद हो सकता है कि राहुल गांधी अपना नामांकन ना दाखिल करें और किसी और का नाम कांग्रेस की तरफ से सामने आए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे कई चीज़ें हैं जिस पर संशय जो है वो अभी तक बना हुआ है। माना जाता है कि गांधी परिवार उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ने वाला है, तो ये भी एक खबर आ रही है। दूसरी खबर मात्र महत्वपूर्ण ये है कि ये गांधी परिवार ने अगर चुनाव लड़ेगा तो गांधी परिवार की उसकी तैयारियां क्या होंगी, कांग्रेस पार्टी ने अब तक उनके लिए क्या तैयारियां वहां पे की हैं उस सीट को लेकर के, क्योंकि महत्वपूर्ण सीट है, चाहे रायबरेली हो चाहे अमेठी हो, दोनों महत्वपूर्ण सीटें हैं। इन सीटों को लेकर के किस तरीके से रणनीति कांग्रेस पार्टी बना रही है, क्योंकि वहां पर पहले से ही स्मृति ईरानी का कब्जा है। स्मृति ईरानी ने वहां पर लोकसभा सीट में पिछले 2019 के चुनाव में जीत हासिल की थी, राहुल गांधी को वहां से हराया था उन्होंने। उसके बाद से अब अगर हम चर्चाओं का विषय बताते हैं तो इस पे संशय बना हुआ है कि आखिर कांग्रेस पार्टी किसको अपना उम्मीदवार यहां से घोषित करेगी, और दोनों सीटों पर, क्योंकि दोनों सीटें कांग्रेस के खेमे में एक समय हुआ करती थी, लेकिन अभी की अगर हम बात करें अभी सीटें जो है, एक सीट तो कांग्रेस की तरफ से जा चुकी है, लेकिन रायबरेली सीट को लेकर के जो चर्चाएं का विषय बना हुआ है उस पर भी संशय बना हुआ कि वहां पर किस उम्मीदवार को अपने उतारेंगे ये। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब देखने वाली बात होगी, जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती तब तक ऐसा संशय जो है वो बरकरार रहेगा। बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि खबर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी दूसरे चरण में जब वायनाड का चुनाव संपन्न हो जाएगा उसके बाद अमेठी से नामांकन कर सकते हैं। 24 अप्रैल के बाद राहुल गांधी का नामांकन भी संभव होगा और दूसरे चरण के मतदान के बाद नामांकन संभव होगा। कुछ इस प्रकार से जानकारी सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि अभी तक अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी भी नहीं उतारा है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताते हैं, जहां पर ईडी द्वारा सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला, जिस पर केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग की जा रही है। सीएम पद से हटाने की मांग पर याचिका दी गई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। सीएम पद से हटाने की मांग याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई। पूर्व आप विधायक संदीप कुमार ने याचिका डाली है। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग पर डाली गई है याचिका, जिस पर सोमवार को होगी सुनवाई। खबर सामने आ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग जो है वो की गई है, जिसकी सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को होगी। इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी है? तो बता दूं कि जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से लगातार जो है दिल्ली में विशेष रूप से राजनीति गरमाई हुई है। और मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनको सीएम पद से हटाने को लेकर लगातार जो है विपक्ष हमला भर रहा है। और एक याचिका पहले भी दायर हुई थी, लेकिन उस समय
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर उस याचिका को नकार दिया था। उनका कहना था कि इस तरीके के कोई भी मामलों में हमारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, सही नहीं है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि दूसरी याचिका आम आदमी पार्टी से जुड़े संदीप जो जी। पहले इसी से विधायक भी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका सीधे तौर पर जो है कहना है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में संलिप्त है, उनको इस पद पर बने रहना नहीं चाहिए और पद की गरिमा है और सीएम पद से उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वो जेल में है। लेकिन अब देखने वाली बात यह कि पहली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, अब ये दोबारा याचिका लगी है, सोमवार को सुनवाई होगी। देखने वाली बात होगी कि कोर्ट का रुख जो है किस तरफ होता है। जी जी, और साथ ही जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि जो आम आदमी पार्टी से पूर्व विधायक है थे संदीप कुमार, उनकी ओर से ये याचिका डाली गई है, तो क्या अभी तक इस पर आम आदमी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई हो? देखिए, मैं सीधे तौर पर बता दूं कि संदीप कुमार आम आदमी पार्टी में जुड़े हुए थे पहले, उसी में पूरी तरीके से काम भी करते थे, चुने हुए एक विधायक है। लेकिन एक सीडी का जो एक कांड हुआ था जिसमें उनको सीधे तौर पर कहूँ तो अपने पद से हटना पड़ा था, और अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अपनी पार्टी से भी निकाल दिया था, निष्कासित कर दिया था। और ये अब जो है आम आदमी पार्टी से काफी दूरी बनाए हुए हैं, काफी दूर है, और आम आदमी पार्टी को निशाना करने के लिए ही सीधे तौर पर संदीप कुमार की तरफ से जो है ये याचिका डाली गई है। और कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सीएम पद पर बना रखना देखना चाहती है, उसके विरोध में ये याचिका डालने की कोशिश की गई। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो एक बात ये भी साफ होती नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जब उन्हें जो संदीप कुमार हैं उन्हें आम आदमी पार्टी से निकाला गया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस चीज का बदला लेने के लिए वो आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और साथ ही केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए उन्होंने याचिका डाली है? देखिए, इसमें कहना कोई गलत नहीं होगा, कोई गुरेज भी नहीं होगा, क्योंकि मैं सीधे तौर पर आपको बता दूं कि संदीप कुमार वो शख्स है जिनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के द्वारा वो कार्रवाई की गई थी। और अब मौका है तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके की प्रतिक्रिया पर जो है वार करते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने सीएम पद से इस्तीफा दे, और यही वजह है कि उन्होंने इस तरीके की याचिका कोर्ट में डालकर कोर्ट से गुजारिश की है कि जब वो जेल चले गए हैं तो पद की गरिमा को बनाए रखें और पद को सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने एक याचिका पहले खारिज की थी, अब ये दूसरी याचिका डाली गई है, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है कि इस याचिका में कोर्ट का रुख क्या होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि ईडी द्वारा सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर पूर्व आप विधायक ने एक याचिका डाली है, जहां पर सीएम को माफ कीजिएगा केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग को लेकर के एक याचिका दाखिल की गई है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। तो एक खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता देते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज भूख हड़ताल करेंगे। सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर करेंगे भूख हड़ताल। आज सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करेंगे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक और पार्षद इस भूख हड़ताल में होंगे शामिल। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में यह हड़ताल की जाएगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज करेंगे भूख हड़ताल। सुबह 11 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता। बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक और पार्षद इस भूख हड़ताल में होंगे शामिल। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इस भूख हड़ताल को आयोजन करा जा रहा है और इस भूख हड़ताल में आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण, वरिष्ठ नेता और तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर की जाएगी भूख हड़ताल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुलदीप भरत भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि सुबह 11 बजे से आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता हैं, वो सब भूख हड़ताल करेंगे, क्या अभी तक इसको रोकने के लिए या फिर कोई किसी प्रकार की रणनीति बनाई गई हो? क्योंकि देखा जाए तो लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी की ओर से इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया, और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आ गई है। जिसे पिछले हफ्ते भी पिछले रविवार को भी इन्होंने प्रधानमंत्री आवास के पास घेराव करने की कोशिश करी थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इनको डिटेन करके आसपास के एनसीआर के थानों के अंदर इनको ले जाया गया था। और आज जब एक सामूहिक उपवास की घोषणा की गई है, 11 बजे तमाम पार्टी के जो संयोजक है, मंत्री हैं, सांसद है, एक सामूहिक
उपवास करेंगे और देश के साथ साथ विदेशों में भी, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, कई ऐसे जो कंट्री है जिसके अंदर सामूहिक उपवास की ये योजना बनाई गई है। और वहीं अब जब भारत है, भारत के 25 राज्यों के अंदर भी सामूहिक जो उपवास है उसको लेकर जिला मुख्यालयों के अंदर प्रोग्राम किए जाएंगे। और वहीं 11 बजे जो रामलीला मैदान है वहां पे एक सामूहिक वहां से चल के जो जंतर मंतर जाएंगे और एक सामूहिक उपवास शुरू करेंगे, जिसके अंदर अभी दिल्ली पुलिस के लिए खासी चुनौती मानी जा रही है, क्योंकि जो जंतर मंतर है वो उससे काफी सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो काफी अहम इलाका है और वहां पे कई तरह के यातायात प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस इसमें देख सकते हैं कि भारी आम आदमी पार्टी के जो सभी कार्यकर्ता है, पार्षद, विधायक सभी वहां पे एकजुट होने लगे हैं। किसी तरह लोगों को कोई परेशानी न हो कि जिस तरह से आंदोलन के अंदर जो कुछ अराजक तत्व भी हो सकते हैं जो इसको इस तरह से आंदोलन के अंदर घुसकर तोड़फोड़ भी कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक इसको धरने को आज अंजाम दिया जाएगा। और वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो आम आदमी पार्टी के सदस्य गोपाल राय, उन्होंने इसकी घोषणा करी थी कि आज सभी कार्यकर्ता और जो ज्यादातर जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो अपने घर पे भी रहकर उपवास कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और कुलदीप, जिस तरीके से जानकारी अभी सामने आ रही है कि बीते 26 मार्च को भी आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले थे, जिन्हें रास्ते में ही रोककर हिरासत में ले लिया गया था। तो क्या उसके बाद आज भी कुछ इस तरीके की जानकारी है कि इस तरीके की जो कार्यशैली है वो पुलिस अपना सकती है? क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने की बात सामने आई है तो इससे कहीं ना कहीं खासा प्रभाव आम लोगों पर भी पड़ेगा। जी देखिए, पिछली जब रविवार को जब प्रधानमंत्री आवास को घेराव करने की जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, पुलिस ने डिटेन करके दिल्ली एनसीआर के तमाम थानों के अंदर उनको ले जाया गया था। और आज जब जंतर मंतर पे सामूहिक उपवास का होकर जा रहा है, तो वहां से संसद भवन की कुछ दूरी पर ही वहां से संसद भवन है, जिसको लेकर पुलिस ने पहले से सुरक्षा मुहैया करके बैरिकेडिंग कर दी है, ताकि जो जंतर मंतर का जो दायरा इनको दे रखा है उससे ये लोग आगे ना निकल सके और किसी तरह रोड जाम ना कर सके और संसद की तरफ कुछ ना कर सके। लेकिन दिल्ली पुलिस एहतियात के तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध को लेकर के आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, पार्षद और सभी लोग भूख हड़ताल करेंगे, जहां पर सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर भूख हड़ताल की बात सामने आ रही है। और इसी बीच मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीना में मालगाड़ी के इंजन में लगी आग। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, जहां पर बीना में मालगाड़ी के इंजन में लगी आग। पीसीएमसी मालगाड़ी के इंजन में लगी आग। कोयला लेकर जा रही थी पीसीएमसी मालगाड़ी। बीना में मालगाड़ी के इंजन में लगी आग। मध्य प्रदेश से खबर, जहां पर मध्य प्रदेश के बीना में मालगाड़ी के इंजन में लगी आग। पीसीएमसी मालगाड़ी के इंजन में लगी आग। कोयला लेकर जा रही थी पीसीएमसी मालगाड़ी। कोयले से लदी मालगाड़ी में लगी आग। मध्य प्रदेश के बीना में मालगाड़ी के इंजन में लगी आग। कोयला लेकर जा रही थी मालगाड़ी। पीसीएमसी मालगाड़ी के इंजन में लगी आग। कोयला लेकर जा रही थी पीसीएमसी मालगाड़ी। बीना में मालगाड़ी के इंजन में लगी आग। मध्य प्रदेश से खबर, जहां पर बीना में मालगाड़ी के इंजन में लगी आग। पीसीएमसी मालगाड़ी के इंजन में लगी आग। खबर बहराइच से आपको बता दें, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, 2 घायल। बेटी संग दंपति रिश्तेदारी में गए थे। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
हादसे में एक की मौत, 2 घायल बताए जा रहे हैं। बेटी संग दंपति रिश्तेदारी में गए थे। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेटी संग दंपति रिश्तेदारी में गए थे। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायलों को उपचार के लिए भेजा अस्पताल। थाना रिसिया इलाके का बताया जा रहा है मामला। खबर बहराइच से, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, 2 घायल। बेटी संग दंपति रिश्तेदारी में गए थे। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर पीलीभीत से बता दें, जहां पर डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप, पीड़िता का ऑपरेशन में लापरवाही बरतने का लगा आरोप। पीड़िता का ऑपरेशन में लापरवाही बरतने का आरोप। पीड़िता सुदामा देवी ने कराया था आंखों का ऑपरेशन। ऑपरेशन में पीड़िता की दाईं आंख की गई रोशनी। पीड़िता सुदामा देवी ने कराया था आंखों का ऑपरेशन। ऑपरेशन में पीड़िता की दाईं आंख की गई रोशनी। आयुष्मान कार्ड से सुदामा देवी ने कराया था ऑपरेशन। पंडित राजेंद्र प्रसाद स्मारक मेडिकेयर हॉस्पिटल का पूरा मामला। खबर पीलीभीत से, जहां पर डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का लगा आरोप। पीड़िता के ऑपरेशन में लापरवाही बरतने का लगा आरोप। पीड़िता सुदामा देवी ने कराया था आंखों का ऑपरेशन। ऑपरेशन में पीड़िता की दाईं आंख की गई रोशनी। पीड़िता सुदामा देवी ने कराया था आंखों का ऑपरेशन। पीड़िता में ऑपरेशन में पीड़िता की दाईं आंख की गई रोशनी। आयुष्मान कार्ड से सुदामा देवी ने कराया था ऑपरेशन। खबर बुलंदशहर से, जहां पर स्याना में अवैध तमंचा फैक्ट्री पकड़ी गई। सिकंदराबाद का दीपक उर्फ दीपू हुआ गिरफ्तार। सिकंदराबाद का दीपक उर्फ दीपू हुआ गिरफ्तार। स्याना पुलिस ने बरामद किए कई उपकरण। 9 बने और अधबने तमंचे, कारतूस, तमंचे हुए बरामद। सिकंदराबाद का दीपक उर्फ दीपू हुआ गिरफ्तार। स्याना पुलिस ने बरामद किए कई उपकरण। 9 बने और अधबने तमंचे, कारतूस और अधबने तमंचे भी किए बरामद, जहां पर लोकसभा चुनावों में बेचने के लिए बनाए जा रहे थे अवैध तमंचे। खबर बुलंदशहर से, जहां पर स्याना में अवैध तमंचा फैक्ट्री पकड़ी गई। मौके पर सिकंदराबाद का दीपक उर्फ दीपू हुआ गिरफ्तार। देखिए
आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जो अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जो जनपद में अभियान चलाया जा रहा है, उस क्रम में स्याना पुलिस को एक विशेष सफलता प्राप्त हुई है। ये स्याना क्षेत्र में एक नया गांव पड़ता है, उसके पास एक बाग है। वहाँ पे एक मुखबिर की सूचना पे एक दीपक उर्फ दीपू, जो सिकंदराबाद का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री को भी वहाँ से हमने बरामद किया है, जो सामान शस्त्र बनाने में उपयोग होते हैं उनको, तथा साथ में कुछ बने और अधबने शस्त्र हैं, जो कि क्रमशः है कि 315 बोर के 4 तमंचे प्राप्त हुए हैं। ये अधबने देसी 315 के 3 तमंचे और 2 तमंचे अधबने 12 बोर के, तथा इसी के साथ जिंदा कारतूस 315 बोर के और 12 बोर के इसके पास से बरामद किए गए हैं। इसका एक जो साथी है वो फरार हो गया रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए। इसका नाम राजकुमार पुत्र बहादुर है और ये स्याना का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार करने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। शहर के मोहल्ला वजीरबाग निवासी रिया के हत्यारोपी सौतेले पिता को फांसी देने की मांग को लेकर सभी ने कैंडल मार्च निकाला। आरोपी को फांसी देने की मांग परिवार के लोगों ने की। बता दें कि कोतवाली नगर के मोहल्ला वजीरबाग निवासी रिया की 31 मार्च को उसके सौतेले पिता ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। बचाने दौड़े रिया के छोटे भाई पर भी हमला किया था। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी सौतेले पिता को जेल भेज दिया था। कैंडल मार्च में रिया की मां के साथ अन्य नगर पालिका के कर्मचारी शामिल हुए। हत्या हो गई है मेरे हस्बैंड में, और हम ड्यूटी चले गए थे। और जो है हम चाहते इतना है, बस हमको इंसाफ मिले, और यही अपील है कि उसको, उस दरिंदे को फांसी की सजा मिले। हमारी भांजी का बहुत ही बुरी तरीके से हत्या कर दी गई थी। हम सब बस मिलकर कैंडल मार्च निकाले हैं। ये चाहते हैं कि उस हत्यारे को फांसी होनी चाहिए। कब हत्या हुई थी, किसने करी थी? हत्या हुई थी 31 मार्च को, इतवार को सुबह 9 बजे। जांजगीर में भाजपा का विधानसभा स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें धरसींवा विधायक अनुज शर्मा, आरंग विधायक खुशवंत साहिब, सांसद गुहाराम अजगल्ले, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और भाजपा प्रत्याशी कमलेश जांगड़े मौजूद थे। दोनों नेताओं सम्मेलन के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी और पार्टी पर जमकर निशाना साधा। विधायकों ने देश में मोदी सरकार बनने और 11 सीटें जीतने का भी दावा किया। निश्चित ही हम लोग का जो टारगेट है अब की बार 400 पार और हमारे छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा जीतने का, उसी का काम हम सब लोग कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम कर रहे हैं, और जैसे हम जिस लोकसभा में जाते हैं तो हमको उत्साह भरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अलग ही उत्साह लोगों में बना हुआ है। हर कोई चाह रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए, और सभी लोगों ने जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, कमर कस लिया और सभी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हर एक योजना की लाभ सभी लोगों को मिल रहा है। तो सभी उत्साहित हैं, और जो हमारी कमलेश जांगड़े यहाँ से जो प्रत्याशी है वो भारी बहुमत से जीतेंगे। वो देखिए, आज कार्यकर्ता सम्मेलन था। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कहा है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। और जो जोश और जो वातावरण है पूरे देश में, वही वातावरण हमको जांजगीर लोकसभा में देखने को मिल रहा है। और कमलेश जांगड़े जी जैसे एक ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने सांसद का प्रत्याशी बनाया है, और ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छा मैसेज है, और कार्यकर्ताओं में इसलिए जोश भी है। और सब लोगों ने तय कर रखा है कि अब की बार तो मोदी जी को 400 पार पहुंचाना है, और प्रचंड बहुमत के साथ हम जांजगीर लोकसभा जीतेंगे। विदिशा की तहसील ग्यारसपुर हैदरगढ़ में शराब ठेकेदार की मनमानी बिना प्रिंट रेट के ही अंग्रेजी क्वार्टर ऊंचे दाम पर बेचे जा रहे हैं। वहीं लाल का देसी क्वार्टर एवं सफेद का क्वार्टर भी प्रिंट रेट से अधिक दामों पर बेचा जा रहा है। ग्राहकों से दाम से अधिक वसूली की जा रही है। आबकारी विभाग ठेकेदारी की कठपुतली बनकर सब कुछ देख रहा है। शराब शौकीनों के जेबों में डाका डाला जा रहा है। बिना प्रिंट रेट के अंग्रेजी का सुपर मास्टर का क्वार्टर 140 और 120 रुपए में बेचा जा रहा है। इस क्वार्टर पर कंपनी के द्वारा कोई मूल्य नहीं लिखा है।
अनाज मंडी घरौंडा में जहां आढ़तियों का 5 दिनों तक धरना प्रदर्शन चला, वहीं श्रमिकों ने भी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। राष्ट्रीय कामगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष जंग बहादुर यादव ने अनाज मंडी घरौंडा में पहुंचकर कहा कि महंगाई को देखते हुए सरकार ने उचित अनुपात में श्रमिकों की मजदूरी नहीं बढ़ाई है। श्रमिक आढ़तियों के आह्वान पर हड़ताल करते आए हैं, लेकिन अब भी श्रमिकों के उचित मेहनताना नहीं मिलता। दिन में सैकड़ों बोरियां अपनी कमर पर ढोकर भी मजदूर अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। 10 अप्रैल को मंडी बोर्ड से पत्र के माध्यम से मांग पत्र रखा जाएगा। यदि श्रमिकों की मांग नहीं मानी गई तो श्रमिक सीजन में हड़ताल पर जाएंगे। मंडी मजदूरों की यूनियन पूरे प्रदेश की हमारे द्वारा चलती है जी। मंडी मजदूरों के बारे में मंडी बोर्ड से कई बार अपील की गई जी कि आज की महंगाई को देखते हुए इनकी मजदूरी बढ़ाई जाए जी। आप समझें कि एक बोरी मजदूर 25-30 फुट ऊपर लेकर के चढ़ता है और 100 बोरी अपने शरीर पर। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों और आमजन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन 44 सालों में पार्टी ने नए आयामों को छुआ और पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया में भारत का सम्मान और गौरव बढ़ा। वहीं हरियाणा में सरकार ने गरीबों के चेहरे पर खुशी लाने का काम किया है और साथ ही नारी का सम्मान, युवाओं के आत्मविश्वास का बढ़ाने का काम किया और भ्रष्टाचार पर नकेल कसी गई। कहा कि पिछले 10 वर्षों में सड़कों का जाल बिछाया गया है और लोगों को सुविधाएं देने का काम किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम सरकार ने किए हैं। पिहोवा में लगने वाले 3 दिवसीय चैत्र चौदस मेले का शुभारंभ हुआ। हजारों की संख्या में यात्री आने शुरू हुए। प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया और इस 3 दिवसीय मेले में लाखों की संख्या में यात्रियों के आने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पानी के सैंपल लिए गए हैं। मेले को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। एसडीएम ने रिबन काटकर सूचना प्रसारण केंद्र का उद्घाटन भी किया। अमन कुमार ने सभी नगर निवासियों और मीडिया के सदस्यों से सहयोग की अपील भी की। पटियाला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी महारानी परनीत कौर से हमारे संवाददाता सुखविंदर सैनी ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा परनीत कौर ने, सुनाते हैं आपको। कैंडिडेट है पटियाला से, उनको जो टिकट देकर उतारा गया है उस समय जो आज उन्होंने डेरा बसी, आपको बीजेपी ने यहाँ से टिकट देके पटियाला से उतारा है, कैसे देख रहे हैं? आपकी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति जो बीजेपी की उपलब्धियां जो बीजेपी ने किया है सारे देश के लिए, जो पंजाब में भी उनको लाभ मिला है, वो लेके जाएंगे। आगे जो हमारे बच्चों के लिए जो उनका फ्यूचर है, भविष्य है, उसके लिए बात करेंगे कि कैसे पंजाब में उनको हम सुरक्षित रख के उनका आगे का कल बढ़िया बना सकते हैं। हमने देखा कि आप 5 बार यहाँ से एमपी रहे लगातार पटियाला के लिए। 4 बार लड़े थे या 4 बार जीते, 5 बार लड़े थे। एक बार चलो गांधी साहब आए थे ना, इस बार फिर गांधी साहब से आपका मुकाबला है और देखा जा रहा है कि एनके शर्मा भी इस फील्ड में आ चुका है, अभी जो अनाउंस होने वाला है 1-2 दिन में। क्या मुकाबला टफ होने के चांस हैं? जब भी कोई भी मुकाबला होए हर वक्त टफ होता है। टफ मान के ही हम रणनीति में आते हैं। और अभी ना गांधी का भी नहीं अनाउंस हुआ, एनके शर्मा का भी नहीं अनाउंस हुआ। और ये मैं कहना चाहती हूँ कि जहाँ इनके फार्मर के जो जेन्युइन डिमांड है वो हमारे पंजाब के एक पारिवारिक अंग हैं। ठीक है, परिवार में बहुत चीज़ें होती हैं, पर उसके लिए सुनील जी ने भी कहा है कि हम ज़रूर
उनके साथ उनका आगे लेके जाएंगे जब टाइम आएगा। इलेक्शनों में आपने गांव-गांव जाना है, आपके वर्कर जाएंगे, किसानों के लिए वो खास अपील करना चाहें आप भी? देखो, जो बीजेपी ने किसानों के लिए किया अब तक वो भी आगे रखेंगे। जो उनका मैनिफेस्टो होगा वो भी हम आगे रखेंगे। वो आ लेने दो, तो उसके आधार के ऊपर हम गांव में जाएंगे। ये हमारे साथ है महारानी परनीत कौर, जो हल्का पटियाला लोकसभा हल्का पटियाला से उम्मीदवार हैं, और काफ़ी जो बीजेपी के वर्करों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिला है। और देखा है कि यहाँ एस संतोष जो थे हल्का डेराबस्सी से काफ़ी पुराने वर्कर हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके गृह पे आज मीटिंग थी और काफ़ी अच्छी मीटिंग रही है। और इसके ये बताना चाहेंगे कि जो यहाँ के वर्करों में एक उत्साह भी देखने को मिला है। रेवाड़ी शहर में एक दुकान के बाहर अतिक्रमण को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में दोनों पक्षों के सिर फूट गए। दोनों घायलों को शहर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं व्यापारी पर हमले के विरोध में करीब 3 घंटे तक केवल बाजार और पंजाबी मार्केट के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। हालांकि डीएसपी सिटी पवन कुमार ने व्यापारियों के बीच पहुंचकर आरोपी पर कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोल लिए। उसकी लड़की के साथ, उसके लड़के के साथ, लड़के का तो सिर फाड़ दिया, लड़की के पैर में भी लगी है काफी चोटें। जो महिला है इसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म है। और अतिक्रमण तो देखो जी सब बाजार में हो रहा है जी, इसका तो नगर पालिका ही हल करेगी। हम तो हजारों बार कह चुके हैं, तो ये नगर पालिका का काम है, वो इसको अतिक्रमण हटाए, हम उसके साथ हैं। बाजार में शाम के टाइम पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। कोई शरारती ने मार्केट में छोटी रोड पर गाड़ी निकालने की कोशिश की होगी, कोई सामान दुकान के बाहर लगा होगा, इस पर कहासुनी हुई है। लेकिन कहासुनी के बाद व्यापारी के साथ डंडा उठा के मार देना, सिर में चोट मार देना, प्राण घातक चोट मार देना, ये किसी तरह से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। तो रात को व्यापारियों ने कोई बैठक की होगी और इनका गुस्सा था, और गुस्सा इनका जायज़ था, तो इन्होंने आज सारी मार्केट को बंद रखा। मेरे संज्ञान में विषय आया है, मैंने डीएसपी साहब से बात की, एसएचओ साहब से बात की, एसपी साहब से मेरी बात नहीं हो पाई, वो शायद फरीदाबाद में किसी मीटिंग में थे, तो उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। और मैंने सब व्यापारियों को विश्वास दिलाया है, डीएसपी साहब ने विश्वास दिलाया है कि जो आप चाहते हो, न्याय चाहता है व्यापारी। मेरे बुजुर्ग व्यापारी संगठन बाजार में उपस्थित सुनो अरविंद यादव जी, मैं पूर्ण विश्वास के। और देश के बाद में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।